नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट की क्लास मैं चला रहा हूं, उसका जो सेट नंबर 7 है उसको यहां पे मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और आज का जो 7वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है सामान्य हिंदी का, उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, तो प्रश्न पहला क्या कह रहा है आपका, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको दिया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको दिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर देने की आप कोशिश करिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी को। किसको, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो है खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, यह जो कथन है निम्नलिखित में से किसका है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, यह कथन आपको बताना है किसका फेमस कथन है। तो यह कथन किसका हो जाएगा, जवाब दीजिए पहले आप। तो यह कथन हो जाएगा महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का यह कथन है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा के द्वारा यह कथन कहा गया, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं मैंने लिखी हुई हैं महादेवी वर्मा की, जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इनको आप देख लीजिए। और यहाँ पे श्रृंखला की कड़ियाँ, अपनी कहानी, दीप शिखा, निर्जा, साहित्यकार की आस्था, छड़दा, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, यामा, रश्मि, ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की, जो आप याद रख सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इनका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो आप इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का युग्म जो है शुद्ध नहीं है। इसमें से कौन सा तत्सम तद्भव का युग्म जो है शुद्ध नहीं है। एक तरफ आपको तत्सम दिए गए हैं और एक तरफ आपको तद्भव दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म शुद्ध नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। नक्षत्र, नक्षत्र आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया है। पहला वाला ऑप्शन ही आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। इसके बाद पक्वान, यह आपका क्या है, तो यह आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव पकवान हो जाता है, तो जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। गृद्ध का आपका शुद्ध तद्भव हो जाएगा गिद्ध, बिल्कुल सही दिया गया है। अवस्याय, यह एक तत्सम शब्द है। अवस्याय क्या, यह तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाता है ओस। तो इस प्रकार से नीचे के तीनों आपके सही सुमेलित थे, लेकिन नक्षत्र वाला यहाँ पे गलत दिया गया। तो नक्षत्र का जो है तद्भव क्या होता है, तो नक्षत्र का तद्भव होता है नखत। नक्षत्र का जो तद्भव होता है वो होता है नखत। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद जिजीविषा का यहाँ पे मीनिंग पूछा गया कि जिजीविषा का अर्थ क्या होता है। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जीने की इच्छा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है, तो जीने की इच्छा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या होगा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अवसर का लाभ उठाना। आप याद रखिएगा, बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का मीनिंग क्या होता है, अवसर का लाभ उठाना, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वार्थ में कौन सा संधि होगा, आपसे पूछा जा रहा है स्वार्थ में कौन सा संधि है। तो स्वार्थ में आपकी संधि हो जाएगी दीर्घ संधि, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और स्वार्थ का जो संधि विच्छेद है क्या होता है, स्वार्थ का संधि विच्छेद होता है स्व धन अर्थ। तो आप इसे याद देखिएगा, स्वार्थ का जो संधि विच्छेद हो जाएगा स्व धन अर्थ, और इसका जो संधि हो जाएगा यह दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देवता का यहाँ पे पर्यायवाची पूछा गया कि देवता का पर्यायवाची क्या होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो
तो देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पे विबुध वाला, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विबुध, विबुध जो है यह देवता का पर्यायवाची है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य भी पर्यायवाची शब्द होते हैं देवता के जो यहाँ पे लिखे गए हैं। सूर, देव, अमर, अदिति, वसु, निर्जर, त्रिदश, गिरवाण, अदिति नंदन, अमर्त्य, अस्वप्न, दैवत, आदित्य, लेख, अजर, विभुद, ये इंपॉर्टेंट जो है आपके देवता के पर्यायवाची हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यायवाची शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एसएससी जीडी की परीक्षा में पर्यायवाची शब्द भी आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने था जो दिया गया था, यहाँ पे आपको बताना है कि उत्कर्ष का विलोम क्या होगा। उत्कर्ष का विलोम, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अपकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आजीवन में कौन सा समास है। समास के बारे में आपको बताना है कि आजीवन में आपका कौन सा समास हो जाएगा। तो आजीवन में आपका कौन सा समास हो जाएगा, आजीवन में आपका अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और आजीवन का जो समास विग्रह है वो क्या होता है, जीवन भर। आजीवन का समास विग्रह क्या होता है, जीवन भर होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और यह आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। मदन सलाका किसका पर्यायवाची है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो मदन सलाका शब्द है यह किसका पर्यायवाची है। तो मदन सलाका किसका पर्यायवाची है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, मदन सलाका जो है यह पर्यायवाची हो जाएगा कोयल का। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कोयल का यह पर्यायवाची है मदन सलाका। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे कुछ अन्य पर्यायवाची भी लिखे गए हैं कोयल के, पीक, कलघोष, कोकिल, बसंत दूत, काकपाली, मदन सलाका, श्यामा, सारंग, ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं कोयल के। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। जेठ का स्त्रीलिंग शब्द, तो जेठ का आपका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, जेठ आपका पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा जेठानी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा विषम संयोजन है आपको बताना है। यहाँ पे एक तरफ पुल्लिंग दिया गया और एक तरफ स्त्रीलिंग आपका दिया गया, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत इसमें से सुमेलित है। तो आइए देख लेते हैं। प्राचार्य का स्त्रीलिंग प्राचार्या होता है, बिल्कुल सही है। मोर का स्त्रीलिंग मोरनी होता है, बिल्कुल सही है। सेवक का स्त्रीलिंग आपका सेविका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। श्याम का स्त्रीलिंग श्यामी होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया। श्याम का स्त्रीलिंग श्यामी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, श्यामा होता है। क्या होता है, तो श्याम का स्त्रीलिंग आपका श्यामा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे सुमिलित नहीं था। यहाँ पे श्याम का एकदम सटीक एकदम सही जो स्त्रीलिंग है वो क्या होगा, श्यामा होगा। श्याम का श्यामा, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, तो इसमें से ऑप्शन डी वाला आप याद रखिएगा। इसमें से ऑप्शन डी यानी कि जो दाल है यह आपका स्त्रीलिंग शब्द का एग्जाम्पल है। बाकी आपके जो तीनों दिए गए नमक, जीरा और पीपल ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं, परंतु दाल जो आपका है यह स्त्रीलिंग शब्द का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, आपको बताना है कौन सा कारक है इसमें से। इस वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें अलगाव की स्थिति बन रही। इसमें से आपका अलगाव कारक चिन्ह तो आपका हो जाएगा से हो जाएगा। तो जहां पर भी कारक चिन्ह से होता है, जहां पर भी आपका अलगाव की स्थिति पनपती है बनती है, तो जहां पर भी आपकी अलगाव की स्थिति होती है तो वहां पर आपका अपादान कारक हो जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसमें कारक चिन्ह कौन सा है, तो कारक चिन्ह आपका से है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। और यहाँ पे अलगाव की स्थिति बन रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक। वहीं यहाँ पे अगर अलगाव की स्थिति नहीं बनती, अगर यहाँ पे अलगाव की स्थिति नहीं बनती, अलग होने की स्थिति नहीं बनती, तो आपका राइट आंसर हो गया था करण कारक। परंतु यहाँ पे से जो आपका कारक चिन्ह है उससे अलगाव की स्थिति, यहाँ पे देखकर पत्ते जो हैं पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे इस किसी कारण से अलगाव की स्थिति बन रही, जिस कारण से यह आपका अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी गई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और एक तरफ आपका कारक है और एक तरफ उनका चिन्ह दिया गया है। तो कर्ता का
नहीं हो जाएगा चिन्ह, कर्म कारक का को हो जाएगा, करण कारक का से के द्वारा हो जाएगा, संप्रदान कारक का के लिए हो जाएगा, और यहाँ पे अपादान कारक देख रहे हैं से कारक चिन्ह है, जहाँ पर अलग होने की स्थिति बनती है, अलग होने से जहाँ पर भी मीनिंग निकलती है वहाँ पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। से इसका चिन्ह है, से इसका भी, लेकिन जहाँ पर से अलग होने का अर्थ मिलता है वहाँ पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद संबंध कारक का क्या हो जाएगा, ये विभक्ति के रूप में प्रयोग होता है, का की के रारी रे आपका हो जाएगा ये कारक चिन्ह। अधिकरण कारक का क्या हो जाएगा, में पर हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कारक चिन्ह भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुधा नेहा को हाथ से मारती है, सुधा नेहा को हाथ से मारती, इसमें कौन सा कारक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सुधा नेहा को हाथ से मारती, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें आपका करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीय शब्द का बहुवचन, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारतीयों, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, भारतीयों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा अशोभनीय जो है शुद्ध रूप से किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अशोभनीय जो आपका शुद्ध रूप से किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोभनीय जो है इसका शुद्ध वर्तनी इस प्रकार होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है। अगेन आपको शुद्ध वर्तनी का सही वर्तनी का चयन करना है कि जो अनभिज्ञ है किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो अनभिज्ञ, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अनभिज्ञ ये वाला जो वर्तनी आपका ऑप्शन सी वाला है यह शुद्ध दिया गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सही वर्तनी का अगेन आपको चयन करना है कि इसमें से सही वर्तनी कौन सी है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए, इत्मीनान से इन चार ऑप्शनों को पढ़िए, इसमें से आपको पहचानना है कि सही वर्तनी कौन सी है। तो इसमें से सही वर्तनी आपकी कौन सी हो जाएगी, अवस्थापना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सही वर्तनी आपकी क्या हो जाएगी, तो अवस्थापना, यह जो आपकी है यह सही वर्तनी हो जाएगी। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए वाला दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। बीड़ा उठाना, इस मुहावरे का मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। बीड़ा उठाना, तो बीड़ा उठाना इस मुहावरे का मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी काम का भार लेना। आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बीड़ा उठाना इस मुहावरे का मीनिंग क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा, तो किसी काम का भार लेना। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हजामत बनाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। हजामत बनाना मुहावरे का मीनिंग, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बेवकूफ़ बनाना। आप याद देखिएगा, हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ होता है, इस मुहावरे का मीनिंग होता है बेवकूफ़ बनाना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ, इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में से किस मुहावरे का अर्थ होता है कपटी मित्र। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आस्तीन का सांप। आप याद देखिएगा, आस्तीन का सांप यह जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है कपटी मित्र। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, आस्तीन का सांप जो मुहावरा होता है इसका मीनिंग क्या होता है, कपटी मित्र होता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, एक बार कही बात को दोहराते रहना, और इसके लिए एक शब्द का आपको प्रयोग करना है कि क्या एक शब्द इसके लिए प्रयोग में लाया जाएगा। एक बार कही बात को दोहराते रहना, इसके लिए एक शब्द का आपको प्रयोग करना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पिष्ट पेषण। यहाँ पे पिष्ट पेषण इस प्रकार से लिखा आएगा, पिष्ट पेषण इसको कहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, तो कही गई एक बार कही गई बात को दोहराते रहना, उसके लिए जो है एक शब्द का प्रयोग हम कहते हैं पिष्ट पेषण का। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मुश्किल से खाया जाने वाला क्या कहलाता है, मुश्किल से खाया जाने वाला क्या कहलाता है। तो मुश्किल से खाया जाने वाला कहलाता है दुर्भिक्ष, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, दुर्भिक्ष। आज का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द का आपको प्रयोग करना है कि क्या शब्द प्रयोग में लाया जाएगा। तो गोद लिए हुए पुत्र को हम कहते हैं दत्तक पुत्र। क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गोद लिए हुए पुत्र के लिए जो एक शब्द है वह क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो दत्तक पुत्र, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा, आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए फायदेमंद होगा। तो उसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।